हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी क्या होने वाला है, प्री बोर्ड आ रहे हैं बच्चों के। किसी स्कूल में प्री बोर्ड अभी चल रहे हैं, कोई स्कूल अभी कंडक्ट कराएगा, है ना। तो प्री बोर्ड का एग्जाम देने से पहले आप लोगों को क्या करना है, सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। क्योंकि जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने लॉन्च किया है ना, उसी पैटर्न में अब क्वेश्चन पेपर बनकर आएगा। तो आपको एक बार आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कैसे कैसे उनको अटेम्प्ट करना है, कितने स्टेप पे कितने मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, कितना लिख कर आना है, ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए। अगर आपको पता होगा तब आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे सारे क्वेश्चन और आप लोगों के मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, तो आपकी तैयारी कराने के लिए आज हम करने वाले हैं सैंपल पेपर। ओके, मैं हूं निक्की पंडित और आप लोग देख रहे हैं लर्न विद जेनिथ गुरु। तो स्टार्ट करते हैं अपना सैंपल पेपर। सबसे पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले। क्या है क्वेश्चन पेपर में? क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट 39 क्वेश्चंस इन ईच 5 सेक्शन। टोटल 5 सेक्शन होंगे, 39 क्वेश्चन आएंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, जो कि हर बार होता ही है, आपको करना ही है। फिर उसके बाद क्या है, सेक्शन ए। सेक्शन ए में 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, यानी कि टोटल 20 मार्क का सेक्शन ए होने वाला है। सेक्शन बी में क्या है, 6 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, और जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं 2 मार्क का है, ज्यादा आपको लिखकर नहीं आना है, मार्क के अकॉर्डिंग ही लिखना है ना। पता चले कि 2 मार्क्स में आप एक पेज भर कर आ रहे हो, 5 मार्क्स के लिए तब तक टाइम ही नहीं बचेगा। तो टाइम मैनेज करना है और तब मतलब टाइम को मैनेज करके लिखना है। ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन पे सारा टाइम वेस्ट कर दिया। उसके बाद है सेक्शन सी। सेक्शन सी में 7 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे और ये 3 मार्क के होंगे, तो 2 मार्क के अकॉर्डिंग थोड़ा ज्यादा लिखना है इसमें। सेक्शन डी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, यानी कि इसमें अच्छे से लिख कर आना, जितनी चीजें पता है सब कुछ लिख कर आ जाना। पूरे जो एक साल में पढ़ के गए हो ना, उससे रिलेटेड कुछ भी आता हो लिख कर आना, छोड़कर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। ओके। सेक्शन ई में क्या है, सोर्स बेस्ड केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और केस बेस्ड क्वेश्चन कितने होंगे, 4 मार्क के होंगे। इसमें पॉइंट्स में होते हैं, जैसे 3-4 आपको पार्ट्स में क्वेश्चन दिए होंगे, फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग आंसर लिखने होंगे। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चन करना, और आज की क्लास में हम करेंगे 1-1 मार्क वाले क्वेश्चन। ओके, स्टार्ट करते हैं। फिर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। The change in color of the moist litmus paper in the given setup is due to। लिटमस पेपर में चेंज आ रहा है, किसकी वजह से और कैसा लिटमस पेपर है उस पे ध्यान दो। पहले तो इसमें कह रहे हैं मॉइस्ट लिटमस पेपर, ठीक है। और इसमें खास बात क्या है, लिटमस पेपर का ना कलर नहीं दिया हुआ है। तो जो नेचुरल लिटमस पेपर होता है, आप सबको पता होगा, आपकी बुक में मेंशन है कि नेचुरल लिटमस पेपर कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लाइशिन प्लांट से। और जो लाइशिन होता है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, हाइलोफाइटा फैमिली से बिलोंग करता है। तो जो उसका नेचुरल कलर होता है वो कहाँ से बनता है, पर्पल, जो पर्पल जूस होता है ना, जहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है लाइशिन से, है ना। तो जो नेचुरल लिटमस पेपर होता है वो पर्पल कलर का होता है। कैसा कलर का होता है, पर्पल, ठीक है। अब कह रहे हैं ये मॉइस्ट लिटमस पेपर है, तो बताओ किसकी वजह से कलर में चेंज आएगा। ये आपको डायग्राम दिया है, क्या है, एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या किया, सोडियम क्लोराइड डाल दिया, ठीक है। टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने सोडियम क्लोराइड डाला है। सोडियम क्लोराइड में क्या कर रहे हैं, ड्रॉपर कंटेनिंग कंसंट्रेटेड H2SO4। NaCl में हमने ड्रॉप वाइज कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला। अब इनकी जो रिएक्शन होगी, ये हमारा रिएक्टेंट है, इससे हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, जब NaCl H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा Na2SO4 प्लस HCl। ये HCl कैसा है,
ये HCl गैस है। ठीक है, इतना हमें पता चल गया। अब क्या हो रहा है, इस HCl के साथ यहाँ पे क्या किया, इस वाले टेस्ट ट्यूब में हमने एक बार रिएक्शन कर दिया है, उसके बाद इस पे मॉइस्ट लिटमस पेपर डाल दिया है। अब मॉइस्ट लिटमस पेपर पे कलर कैसा आएगा, याद रखना, अगर इस क्वेश्चन में ड्राई लिटमस पेपर देते तो रिएक्शन नहीं होती, ड्राई लिटमस पेपर कलर शो नहीं करेगा, है ना, लेकिन वही मॉइस्ट लिटमस पेपर दिया हुआ है तो वो कलर शो करेगा। अगर एसिड है तो लिटमस पेपर जो होता है वो रेड कलर में चेंज हो जाता है, बट हमें कलर नहीं बताना है, हमें बताना है किसकी वजह से कलर चेंज हुआ। तो ये जो HCl है, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तब हमें पता चलेगा कि किसकी वजह से कलर में चेंज आया है। तो HCl का रिएक्शन करा देते हैं फिर हम वाटर के साथ। हमने HCl का रिएक्शन करा दिया है वाटर के साथ, तो हमें मिलेगा हाइड्रोनियम आयन। अब हाइड्रोनियम आयन को हम H प्लस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसकी जगह आप H3O भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों ही हाइड्रोनियम आयन है, रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। एक H पॉजिटिव है और दूसरा क्या बनेगा हमारा Cl नेगेटिव, ये दोनों ही एक्वस है। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शंस क्या है हमारे पास। ऑप्शन में ये है कि प्रेजेंस ऑफ एसिड, क्या एसिड की वजह से कलर चेंज हुआ है, यहाँ पे एसिड तो है बट और ऑप्शंस हम देख लेते हैं, एसिड की वजह से भी है। ठीक है, दूसरा क्या है प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस तो यहाँ पे नहीं है, सॉल्ट एंड एसिड से वापस से हमें सॉल्ट एंड एसिड मिल रहा है। तीसरा ऑप्शन देखो प्रेजेंस ऑफ H प्लस एक्वस, H प्लस आयंस, तो जो हमने किया था यहाँ पे जो कलर आ रहा है वो H प्लस एक्वस आयंस की वजह से ही तो आ रहा है। ठीक है, कलर मेंशन नहीं है, सिर्फ हमें बताना है किसकी वजह से आया। हमने जो रिएक्शन कराया, जो हमने एसिड का रिएक्शन कराया वाटर के साथ, तो हमें मिला हाइड्रोनियम आयन यानी कि H प्लस आयन, तो उसकी वजह से लिटमस पेपर में हमें चेंज देखने के लिए मिला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, इसमें ऑप्शन है ओनली C, तो फर्स्ट वाले का ऑप्शन हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयंस। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है इन रिडॉक्स रिएक्शन, पहले ही इन्होंने मेंशन कर दिया है कि हमारे पास एक जो रिएक्शन है वो कैसी रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन में होता क्या है, साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी देखने के लिए मिलेगा और हमें रिडक्शन भी देखने के लिए मिलेगा। देख लेते हैं फिर, कह रहे हैं MnO2 plus 4HCl give MnCl2 plus 2H2O plus Cl2। ठीक है, लिख देती हूं मैं एक बार, MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus Cl2। अब देखो कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। जब ऑक्सीजन का गेन होता है तो ऑक्सीडेशन होता है, जब ऑक्सीजन का रिमूवल होता है तो रिडक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे मैंगनीज के पास ऑक्सीजन था बट यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया है, मैंगनीज का इसमें से ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन निकल जाने यानी कि रिडक्शन हो गया है, तो यहाँ पे मैंगनीज का हो गया है रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमारा मैंगनीज का हो गया रिडक्शन। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन जो है उसके पास हाइड्रोजन था, अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे क्लोरीन का हो गया है ऑक्सीडेशन। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और जिसका रिडक्शन होता है वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एजेंट मींस जो दूसरों के लिए काम करे, खुद के लिए नहीं, खुद के साथ वो ऑपोजिट करेगा। ऑक्सीडेशन है तो वो खुद का रिडक्शन करेगा, दूसरों का ऑक्सीडेशन करेगा। तो यानी कि यहाँ पे Cl क्या है, यहाँ पे ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी कि HCl बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। यहाँ पे MnO2 का रिडक्शन हो रहा है यानी कि ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं, MnO2 is reduced to MnCl2।
MnO2 इज रिड्यूस्ड, हाँ MnCl2 में हो रहा है, ठीक है। एंड HCl इज ऑक्सीडाइज टू H2O, HCl H2O में ऑक्सीडाइज, हाँ यहाँ पे H2O भी है, ओके यहाँ पे हमारा 2H2O भी है, ओके तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीडाइज H2O भी नहीं हो रहा, Cl2 में हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। सेकंड देख लेते हैं, MnO2 is reduced to MnCl2, MnO2 is reduced to MnCl2, ये हमारा MnO2 MnCl2 में रिड्यूस हो रहा है, हाँ हो रहा है। फिर क्या कह रहे हैं, एंड HCl is oxidized to Cl2, HCl जो है वो Cl2 में ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन आपकी ही बुक की एक्टिविटी से दिया गया है। इसमें क्या कह रहे हैं, which of the following is the correct observations of the reaction shown in the above setup, ओके इसमें क्या है, जब मैंगनीज को यहाँ पे सॉरी मैग्नीशियम को जब हम बर्न करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या मिलता है हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। इसमें जो एस मिलता है, जो पाउडर मिलता है, यहाँ पे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, ये कैसा कलर का होता है, ये होता है हमारा व्हाइट कलर का, ठीक है। जब हमें ये मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, इसके साथ क्या एक लाइट निकलती है, डेजलिंग व्हाइट लाइट, जो कि इतनी ज्यादा चमकीली होती है कि हमारी आंखें भी खराब हो सकती है। जैसे सन की जो रेज होती है, हम सन को डायरेक्टली देख नहीं सकते, ठीक है, हमारी आंखें अजीब सी हो जाती है, मतलब देख ही नहीं पाते उसको ना, उसकी रोशनी इतनी तेज होती है। वैसे यहाँ पे जो रिएक्शन होता है उसमें भी डेजलिंग व्हाइट रिएक्शन होती है, मतलब लाइट डेजलिंग व्हाइट होती है, ठीक है, उनकी प्रेजेंस में होता है ये। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ब्राउन पीपीटी ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म, ब्राउन पीपीटी थोड़ी बन रही है, व्हाइट बन रही है यहाँ पे। उसके बाद एक कलरलेस गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की इज इवॉल्व, यहाँ पे कलरलेस गैस नहीं होता है, CO2 गैस जो होता है वो मिल्की व्हाइट में कन्वर्ट होता है। थर्ड क्या है, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद ब्रिलियंट व्हाइट लाइट, ठीक है, डेजलिंग व्हाइट लाइट और ब्रिलियंट व्हाइट लाइट, इन्हीं की प्रेजेंस में वो बर्न होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस ऑफ four gases CO2, CO, Cl2 and O2, which one of the option in the table is correct? देखते हैं कौन सा करेक्ट है। इसमें ऑप्शन ए है कि CO एसिडिक ऑक्साइड है, इसका पहला ही ऑप्शन गलत है। क्या होता है, जो CO है वो एसिडिक नहीं है, वो न्यूट्रल है। अब इसका पहला ही ऑप्शन गलत है, तो आगे का देखने का कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है, फर्स्ट तो चला गया। बी की तरफ देखते हैं, जो CO2 है वो एसिडिक ऑक्साइड है, हाँ CO2 हमारा एसिडिक ऑक्साइड होता है, ये हमारा एसिडिक ऑक्साइड है। सेकंड क्या है, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ वाटर Cl2 क्या वाटर ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, ऑफ कोर्स करते हैं। ये क्या करता है, जो नॉन लिविंग सरफेस होता है उस पे जर्म्स को किल करने का काम करता है, डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है क्लोरीन, तो ये यानी कि ऑप्शन सही है, ये भी सही है, बी वाला पार्ट भी इसका सही है। फिर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, जब रेस्पिरेशन की रिएक्शन लिखते हैं तो क्या CO2 एज अ प्रोडक्ट आता है, ऑफ कोर्स आएगा। क्या होगा, C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज का रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तब क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O एंड प्लस यहाँ पे हमारी एनर्जी रिलीज होती है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट में हमें क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड तो मिल रहा है, यानी कि ये ऑप्शन भी करेक्ट है। फोर्थ है, प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन, यस, जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है उस वक्त क्या होता है, हमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलता है, यानी कि कम अमाउंट में ऑक्सीजन मिलता है। अगर प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में, और अगर इम्प्रॉपर ऑक्सीजन हमें मिलेगा तो वही कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड में, यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा
करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन प्लेसिंग अ कॉपर कॉइन इन अ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब है हमारे पास। इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें हमने डाल दिया है ग्रीन फेरस सल्फेट। ठीक है, इसमें हम ग्रीन फेरस सल्फेट डाल देते हैं, यानी कि इसमें है हमारा FeSO4 हमने डाल दिया। इट विल बी ऑब्जर्व दैट, अच्छा इसके अंदर हमें कॉइन भी डालना है। ठीक है, हम इसके अंदर एक कॉइन डाल देते हैं, हमने कॉइन डाल दिया। अब क्या कह रहे हैं, इट विल बी ऑब्जर्व दैट द फेरस सल्फेट सोल्यूशन, क्या होगा इन दोनों के बीच में, कि टर्न्स ब्लू एंड ग्रे सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड ऑन द कॉपर कॉइन। क्या इस पे कोई इफेक्ट आएगा? सबसे पहले इफेक्ट के लिए हमें पता होना चाहिए कि क्या रिएक्शन होगी। अगर रिएक्शन होगी तो कलर में चेंज आएगा, रिएक्शन नहीं होगी तो कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। अब क्या है, कॉपर कॉइन, यानी कि अगर कॉपर का मैं रिएक्शन फेरस सल्फेट के साथ कराती हूँ तो क्या कॉपर आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि जब आपने रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी, जब आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी, वहां पे आपने क्या देखा था कि जो आयरन होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, यानी कि Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अब Fe खुद ही इतना ज्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर तो उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। अगर कॉपर उसको डिस्प्लेसमेंट करेगा ही नहीं, उसका डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं यहाँ पे कॉपर का, तो रिएक्शन होगी ही नहीं। तो यहाँ पे नो रिएक्शन, यहाँ पे हमारा कोई रिएक्शन नहीं होगा। जब रिएक्शन नहीं होगा तो कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसमें क्या है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, रिमेन्स ग्रीन विथ नो चेंज इन कॉपर कॉइन। रिएक्शन नहीं होगा तो कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Anita added a drop of each diluted acetic acid। एक एसिड लिया है, एक है हमारे पास एसिटिक एसिड एंड दूसरा है डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH। सेकेंड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि HCl। ऑन pH पेपर एंड कंपेयर द कलर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कंक्लूजन। ओके, ठीक है, हमें बताना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल एक स्केल है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, 7 पे तो न्यूट्रल है, 7 के बाद पूरे 14 तक, यहाँ पे मान लो 14 है, तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। यहाँ पे आते ही ये बेसिक की तरफ जाएंगे हम इधर, यानी कि इधर वाले जितने भी एसिड्स होंगे या फिर बेस होंगे वो बेसिक कैरेक्टर शो करेंगे, इधर वाले सारे के सारे एसिड कैरेक्टर शो करेंगे। अब क्या कह रहे हैं, पीएच पेपर, ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, पीएच ऑफ एसिडिक एसिड इज मोर देन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें किसका पीएच ज्यादा होगा, किसका कम? सबसे पहले ये देखो, जो एसिटिक एसिड होता है वो एक वीक एसिड है, ये एक ऑर्गेनिक, ये हमारा एक ऑर्गेनिक एसिड है। और जो ऑर्गेनिक एसिड होता है उसका कंपैरिजन अगर हम इनऑर्गेनिक एसिड के साथ करें, जैसे HCl हमारा एक इनऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो ऑर्गेनिक एसिड्स वीक एसिड्स में काउंट होते हैं। ठीक है, अब क्या है कि ये अगर वीक एसिड है, वीक एसिड यानी कि इनकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, ये थोड़े ज्यादा बेसिक होंगे, तो इनका जो नंबरिंग आएगा वो कहीं इस साइड आएगा, इधर एसिटिक एसिड लाई करेंगे। वही जो HCl है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है, भले ही डाइल्यूटेड है, बट एसिटिक एसिड के कंपैरिजन में ये अभी भी स्ट्रॉन्ग है, तो ये इधर की साइड कहीं लाई करेगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या होगा, इधर वैल्यू क्या होगी, 6 7 है, 6 5 4 3 2 1 और 0। यहाँ पे क्या होगा, 8 9 10 11 12 13 और ये है 14। अब देखो, pH ऑफ एसिटिक एसिड इज मोर देन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या pH जो होगा एसिटिक एसिड का वो ज्यादा होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से? तो ऑफ कोर्स, अगर मान लो कि एसिटिक एसिड इन सब के बीच में कहीं लाई कर रहा है तो उसका pH किसके बीच में होगा,
ये 7 से लेकर 14 के बीच में होगा। वहीं अगर HCl है तो वो इनके बीच में लाई करेगा, तो उनका जो pH होगा वो कहीं 0 से 6 के बीच में लाई करेगा। तो अगर हम नंबर वाइज देखें, जो स्केल पे नंबर है उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, जो एसिटिक एसिड है उसका pH ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा pH ऑफ एसिटिक एसिड इज मोर देन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। सेकंड क्या है, pH ऑफ एसिटिक एसिड इज लेस देन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नहीं वो तो ज्यादा ही है, तो इसका ऑप्शन ए ही होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फॉर्मूला ऑफ 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड आर शोन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस दिए हैं, क्या कह रहे हैं, ए एंड बी आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता क्या है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि कार्बन कार्बन के बीच में, दोबारा सुने, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिसमें कार्बन भी प्रेजेंट हो और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे फर्स्ट का मतलब है कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। क्या ए और बी में कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, पहले वाले में तो है। दूसरे वाले में क्या है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, यानी कि ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है हाइड्रोकार्बन, तो हमें हाइड्रोकार्बन पे ही फोकस करना है। ठीक है, इसमें किसके बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, जो कि एक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अगली क्लास में जब आप जाओगे 11th-12th में, तब आप देखोगे CO को हम बोलते हैं ये एक कार्बोनिल ग्रुप होता है, एक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो ये हमारा हाइड्रोकार्बन में नहीं आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। सेकंड क्या है, C and D आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड का क्या मतलब होता है, सैचुरेटेड का मतलब होता है कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, सिर्फ कार्बन और कार्बन में ही। ठीक है, देख लेते हैं C and D। इसमें तो है कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इसमें कह रहे हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये तो हमारा हाइड्रोकार्बन है क्योंकि यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है। लेकिन डी में क्या है, सैचुरेटेड तो डी है बट ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, इसमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप भी अटैच हो चुका है। तो ये हमारा ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, ऑप्शन सी है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट चेंज A to C। करके देख लेते हैं। ए में हम चेंज करेंगे, कैटालिटिक चेंज करेंगे और देखेंगे क्या वो सी में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, बना लेते हैं। ये हमने बना लिया है ए, और अगर हम कैटालिटिक चेंज कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ H2, और कैटालिटिक क्या यूज करेंगे, इसमें हो सकता है निकल, पैलेडियम एंड प्लेटिनम, टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो क्या होता है, ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इक्वली ब्रेक होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा इस कार्बन को, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा इस कार्बन को, यानी कि ये कुछ ऐसा हो जाएगा ये। और इसके पास 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी हैं। ठीक है, हमने 2 हाइड्रोजन लगा दिया। अब ये जो H2 होता है, एक H2 जाएगा इस वाले कार्बन के पास और दूसरा H जाएगा इस वाले कार्बन के पास, और ये हमारा क्या बना देंगे, ये हमारा बन जाएगा एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये हमारा बन गया। अब हमें देखना है कि क्या ए को जब हमने एसिड कैटेलाइज किया तो वो सी में कन्वर्ट हुआ। आप खुद ही देख सकते हैं ये सी में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट चेंज A to C हो चुका है ये चेंज। ठीक है, अब क्या है, हमने आज की क्लास में क्या किया है, केमिस्ट्री के क्वेश्चन किए हैं, और कैसे क्वेश्चन किए हैं, जो 1 मार्कर थे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, 2 मार्कर क्वेश्चन देखेंगे, है ना। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं, एक ही दिन सारा थोड़ी पढ़ लेंगे, है ना, लेकिन आप भी प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, और NCERT बुक्स से पढ़िए, नोट्स बनाइए, हाईलाइट करिए, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।